हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको नई क्लास चालू हो रही है यूपी ट्रिपल एससी की, जिसमें आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसकी जीके और जीएस की तैयारी हम आपको यहाँ पर कराएंगे। बहुत सारे लोग तैयारी कराते हैं, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे जिन बच्चों को लगता है कि हमने भी उन्हीं बच्चों जैसी तैयारी कर रखी थी, जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, कहाँ गड़बड़ी हो गई। बेटा, तैयारी आपने उन्हीं के बराबर की है, लेकिन उन्होंने कुछ छोटी चीजों पर ध्यान दिया है जो आप लोग नहीं दे पाते या आपको बताया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग कम है, आपने मेहनत कम करी, आपकी मेहनत में कोई कमी थी, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी गलती ये हो गई आपसे कि आपने बस जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, और ना ही आपको किसी ने बताया। आज हम आप पढ़ेंगे भारत का संविधान। सबसे पहले तो जानेंगे भारत का संविधान कैसे विकास हुआ, उसका कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, भारत का संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। उसका संक्षिप्त मतलब होता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे विकास हुआ। 1757 ईसा की पलासी की लड़ाई और 1764 ईसा के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के रास्ते आई थी और यह सामान बेचने के लिए आई थी। ये एक, जैसे आपका सुपरमार्केट रिलायंस का होता है, जैसे ही एक कंपनी थी। आपने डी मार्ट सुना होगा। डी मार्ट कई जगह खुले हुए हैं, रिलायंस स्मार्ट स्टोर खुले होंगे। ऐसे ही ये लोग भी अपना सामान बेचने के लिए इंडिया आते थे। इनके मन में कुछ राज करने का, अपनी पावर बढ़ाने का कुछ हुआ, तो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पलासी की और बक्सर की। और उसके बाद इन्होंने 1757 और 1764 में इन्होंने अपनी, मतलब पलासी और बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने वहां पर बंगाल में शिकंजा कस लिया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने। जैसे जब उन्होंने शुरुआत शुरुआत में किसी भी चीज को, कहीं आप जीतते हो तो कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं, तो उसमें सुधार हुआ। और वह अंग्रेजों ने पहले तो नॉर्मली बना दिया गया कि हाँ, ये संविधान हो गया, हमने पलासी की लड़ाई लड़ ली, बक्सर का युद्ध जीत लिया अंग्रेजों द्वारा, और बंगाल पे राइट्स हो गया उनका। तो उन्होंने उसके बाद उस पे जो वहां कानून बने थे, वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून बने थे, उसमें कई ज्यादा संशोधन किए, कई सारे एक्ट लगाए कि नहीं, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। ये सब सारे एक्ट उन्होंने ऐड कर दिए उसमें। तो उसके बाद 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। आप लोग ये याद कर लीजिए। ये आपका जो ये लिखा है 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका अधिनियम संवैधानिक महत्व बहुत बड़ा है। जैसे पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक रिलायंस स्टोर है, वह अपनी मनमानी ना करने लगे और वह दूसरा राज्य या कुछ ऐसा ना बना ले। उनको डर था अंग्रेजों को, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए सांसद, जो जैसे आज सांसद होते हैं, वैसे ही वहां की जो सरकार थी अंग्रेजों की, उन्होंने उस पर क्या बना दिए, बहुत सारे नियम कानून बना दिए, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह उनके अंडर में रहे, उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके कार्य थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये आपका कंट्रोल करने के लिए उस पर संसदीय एक्ट, जो सांसद होते थे उस टाइम के, उनका नियंत्रण कर दिया गया कि तुमको कुछ भी करना है, इनसे बिना पूछे नहीं करना है। जैसे लिखा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह एक तो
आपका बाजार संभालती ही थी, लेकिन जब ये एक्ट आया 1773 वाला, आपका ये आपका दिखाता हूं मैं, ये एक्ट जब आया इसके बाद इसके इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक, मतलब सरकार की भी पावर मिली और यह एक तरीके से राजनीतिक पार्टी की भी मान्यता मिल गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जब सारे एक्ट लगाए गए तो इसी बिहाफ पर उसके ऊपर प्रशासन के नींव रखी गई। विशेषताएं क्या है इसकी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद जहां पर वो गवर्नर होते थे, बंगाल के भी गवर्नर थे, वहीं पे इन्होंने अपना पलासी का युद्ध जीता था, तो सबसे पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। ये पद का नाम बदल गया उनका, ठीक है, उसको दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। मतलब मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के, मतलब मेन गवर्नर आपके बंगाल के गवर्नर हो गए थे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये नाम बहुत पूछे जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए कि 1773 का जब एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था? जो बंगाल के गवर्नर जिनको गवर्नर जनरल पद का नाम मिला, उनका नाम क्या था? जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यही, मतलब आपको ये तो याद होगा, हमें कंफर्म है, आपने इतनी मेहनत की होगी, ये आपको कंफर्म याद होगा। लेकिन आपसे छूटा क्या होगा कि बंगाल के गवर्नर का नाम, उनका जो पद था वो बना क्या दिया गया? बंगाल का गवर्नर का जनरल पद बना दिया गया था उनको। उस पद का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। सिर्फ वो गवर्नर नहीं रहे थे, और वह किसके अधीन थे? मतलब उनके अधीन कौन कौन से और आ गए थे? तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर उनके अधीन हो गए थे, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब इस एक्ट के आने के बाद जो कलकत्ता के प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, इस एक्ट के आने के बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल जो थे आपके, जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। मतलब जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल पद के पे जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बैठे थे, उनके 4 परिषद, मतलब 4 लोग या 4 शाखाएं कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी, उन्होंने अपनी सरकार स्थापित कर ली जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब अपनी पूरी पावर वहां पर वह इस्तेमाल कर सकते थे। किस एक्ट में? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको ये याद होना चाहिए, जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे जब यह एक्ट में संशोधन हुआ, और उनका पद जो गवर्नर का था वो क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। इनके अधीन 2 और हो गए, मुंबई और मद्रास के, और इन्होंने अपनी जो सत्ता का उपयोग था वो कहाँ किया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इन्होंने अपना सत्ता का प्रयोग किया था, जिसमें इनके 4 सदस्य थे, 4 शाखाएं, 4 लोग, जो भी आपको समझना है, 4 लोग इसमें जुड़ गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईसा में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। मतलब हाई कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के बाद कलकत्ता में की गई थी 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, 1773 ईसा रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय, जो प्रथम उच्चतम न्यायालय थी, उसकी स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज कौन था? एक मुख्य जज था आपके और 3 अन्य मुख्य जज थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जो इनके हेड थे, जो हेड जज था सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड।
ये तो आपको कन्फर्म याद होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होता। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होता। अगर डाउट आपको कहां होता, आपसे गलती कहां हो जाती है, इनके नामों में। इनके नामों में आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती। क्वेश्चन आता है वहां पर, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, उनके साथ 3 न्यायाधीश और कौन थे, या उनके 3 न्यायाधीशों में किसी एक न्यायाधीश का नाम बताइए जो उनके सहकारी न्यायाधीश थे या डिप्टी जज मान सकते हैं। मेन तो आपके सर एलिजा एम्पे थे, और उनके मतलब डिप्टी जज कौन था, तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। ये जरूर याद रखिएगा। 1773 ईसा में आए हुए रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 ईसा में कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मेन न्यायाधीश तो थे ही, 3 और उनके साथ थे। और प्रथम जो थे वो तो आपको बिल्कुल मुंह जवानी रटा होगा, सर एलिजा इम्पे। लेकिन इन तीनों का नाम आप भूल जाते होंगे। आपने पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपको इनकी बात तो या पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं देते होगे कि नहीं ये इतना जरूरी। यही जरूरी होता है। वो जो आपके उस लड़के के जो टॉप कर गया या जिसका सिलेक्शन हो गया, उसके 12 नंबर आए और आपके 10 नंबर आए, आपने मेहनत उतनी की, लेकिन उसके जो 2 नंबर बढ़े वो इसी बिहाफ पर बढ़ जाते हैं कि उसने सर एलिजा एम्पे का तो याद किया, लेकिन उनके साथ इनको भी याद रखा। सबसे बड़ी बात बेटा, रटना नहीं चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप रटोगे तो फिर आप इंसान कहेंगे, फिर तो आप तोता बन जाओ ना। तो ये तो गलत बात है। किसी भी चीज को समझना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होता, रटने के लिए कोई फायदा नहीं। हाँ, कई लोग का दिमाग होता है, मेमोरेबल होता है, मेमोरेबल सबका दिमाग होता है, लेकिन आप सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। कभी भी किसी के कंपेयर मत होना कि नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं नहीं, तुम अलग हो। सचिन तेंदुलकर दूसरा नहीं बनेगा, ना विराट कोहली कोई दूसरा बनेगा, ना कई लड़के होंगे जिनका नाम अमित होगा, अमित दूसरा नहीं बनेगा, अमित मिश्रा दूसरा नहीं बनेगा, अमित यादव कोई दूसरा नहीं बनेगा, या प्रज्वल गुप्ता कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो तुम अकेले पीसो इस धरती पर। तो तुम अपनी पहचान, हाँ सीखनी चाहिए बातें, अच्छी बातें, अच्छा तरीका सीखना चाहिए, लेकिन तुम सोचो बिल्कुल उसके जैसे हो जाओ, नहीं। तो आप अपना तरीका थोड़ा सा डिफरेंस रखिए, देखिए आपको हर चीजें तुरंत आ जाएगी। 1773 ईसा में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद कलकत्ता में 1774 1774 ईसा में जो फर्स्ट हाई कोर्ट बनाई गई थी, उसकी नींव रखी गई, उसको बनाया गया, और उसमें टोटल 4 न्यायाधीश थे, 4 जज थे, मेन एक था और 3 डिप्टी जज थे। पर जो मेन जज थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 जो अलग अलग डिप्टी जज आप कह सकते हो वो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। ठीक है, आप चौथी लाइन, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो 1773 ईसा का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो पहले वो लोग क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कि जैसे भाई इंडिया तो पहले ही से अमीर था, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग अमीर थे, कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब होते थे या मिडिल क्लास के होते थे। तो अमीर लोगों की आदत होती है वो पैसा दे के अपना काम तुरंत कराना चाहते हैं। तो ईस्ट इंडिया वाले इसमें पैसा बहुत कमाए थे। तो जब ये एक्ट आया तो उन लोगों को पता चला, अंग्रेजों को, कि यार ये कंपनी वाले पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन ये अंग्रेजों को नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने इस एक्ट को लाकर जो ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने, मतलब किसी अमीर इंडियन से व्यापार करने, या भारतीय जो इंडियन होते थे उनसे घूस लेना, उपहार, मतलब गिफ्ट भी एक घूस ही होती है, अगर आपके काम के बदले दे रहे हो तो वो उपहार नहीं कहा जाता बेटा, उसको रिश्वत कहा जाता है। ठीक है, रिश्वत लेना मना कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, रोक लगा दी गई, स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, 1773 ईसा के रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने ईस्ट इंडिया के कर्मचारी जो वर्कर थे उनको ऊपर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें से एक था निजी व्यापार करना। मतलब किसी भी इंडियन से आप
डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकते, अपने थ्रू नहीं कर सकते, आप करोगे किसके थ्रू? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू करोगे। और भारतीय लोगों से आप किसी भी तरीके काम के बदले पैसा या रिश्वत या कोई भी गाड़ी, घर, बंगला, बेड, चादर, कुछ भी उनके रिश्वत के बिहाफ पर नहीं ले सकते। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जो आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल बिल्कुल टाइट कर दिया गया। हर कंपनी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे रिलायंस की कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे महिंद्रा की हो, मेन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उन्हीं जो मेंबर डिसाइड करते हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, वो उसी बिहाफ पर चलती है जो 15 लोगों ने डिसाइड किया है। तो वह उस टाइम ब्रिटिश सरकार को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर के जो वो थे, आपके मेंबर थे, उन्होंने पूरा एक तरीके से 80% 90% पूरा कंट्रोल किसको दे दिया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया कि आप हमारे ऊपर कंट्रोल रखिए, हम कोई गलत रास्ता या भटक ना जाए। इसे भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। फिर से सुनिए, इससे जो नियंत्रण मिला ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से, इससे भारत में इसके राजस्व मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना फायदा होता था, वह कुछ पैसा ब्रिटिश सरकार को देती थी उस राज्य को। तो भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना, मतलब जो उनकी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी एजेंसी थी, और जो उनके नागरिक होते थे, जैसे जो वर्कर होते थे, वो आते तो बाहरी से थे, तो और जो इंडिया के भी वर्कर होते थे, वो सारी की सारी डिटेल किसको देनी पड़ती थी? ब्रिटिश सरकार को। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ठीक है। फिर से सुन लो, 1700 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से पूरा 90% कंट्रोल मिल गया था। किसको? ब्रिटिश सरकार को, कि ठीक है आप ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करेंगे। और जब यह एक्ट आया तो उसके बाद जो उनका बेनिफिट, मुनाफा होता था, राजस्व आता था, और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देनी पड़ती थी? ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1781 ईसा रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। 1781 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, वो 1700, आपने पढ़ा होगा, आपको मैं दिखाता हूं फिर से। देखिए 1773 का जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जब ये आ गया तो इसके पहले भी एक एक्ट आया था। कौन सा आया था? ये जो आपका 1781 ईसा में रेगुलेटिंग एक्ट की जो डैमेज पार्ट था, डैमेज हिस्सा था, कुछ डिफेक्टिव हिस्सा था, कुछ मतलब कमियां थी, डिफॉल्ट थे, दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। मेन मकसद क्या था? 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियां दूर करी जा सके। इस एक्ट के अनुसार 1773 ईसा के एक्ट के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का, जो कलकत्ता की सरकार थी, आपकी कलकत्ता की सरकार थी, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का नियम, मतलब पावर मिल गई थी। ठीक है। पूरी पावर किसको मिल गई थी? ठीक है। और इतना ही, आज इतना ही रहने देते हैं, और देखते हैं आपको कैसी लगी क्लास। इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, और जितनी हो सके अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा याद रखिएगा, आप स्पेशल हो,
आप जरूर कुछ स्पेशल करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।